आइए प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का क्या मतलब है? देखिए, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था कि मैटर क्या है और ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने से हमें पता चला था कि कोई मैटर होता क्या है, मैटर को हम क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के गुण। अब देखिए, कोई ना कोई पदार्थ होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं या तो उसके कलर के द्वारा या उसकी गंध के द्वारा, या फिर हमें उसके किसी न किसी आकार, आयतन, किसी न किसी प्रॉपर्टी के द्वारा हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि आखिर गुण होता क्या है, किसी मैटर का क्या प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लीजिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे करें। देखिए, अगर कोई मतलब पदार्थ है और उसका गुण होता है, तो वह गुण किस आधार पे है, चाहे वो गंध हो, रंग हो, या कि फिर उसकी स्मेल हो, कि अम्लता हो, क्षारीयता हो, ये सारे गुण जो हम महसूस कर सकते हैं, या तो हम अपने फिजिकल इंद्रियों द्वारा करते हैं। देखिए, पांच हमारे पास थिक सेंस है, या जिससे कि हम मतलब ऑर्गन है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ के गुण को पहचानते हैं। और इन इंद्रियों द्वारा, हमारे शरीर के इंद्रियों द्वारा पदार्थ के गुण को पहचानने के आधार पर हम यहाँ पर मैटर को दो भागों में, मैटर की प्रॉपर्टी को दो भागों में बांट सकते हैं। यानी एक तो वो हो गया कि आर दीज प्रॉपर्टी डिटरमाइन विदाउट द चेंजिंग इन द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। अगर मान लीजिए किसी मैटर की आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर हम किसी, मतलब कोई पदार्थ है उसको चेंज किए बगैर या उसमें मॉडिफिकेशन किए बगैर अगर हम जान सकते हैं इसके गुण को, या फिर उसको मॉडिफिकेशन करेंगे तब पता चलेगा। तो अगर बगैर मॉडिफिकेशन किए हुए आइडेंटिटी मतलब को मॉडिफाइड नहीं किए हुए अगर हम जानते हैं, तो वह जो प्रॉपर्टी होगी वह फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। यानी पदार्थ को आपने किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय नहीं किया है, किसी प्रकार से मॉडिफाइड नहीं किया है, तब अगर किसी पदार्थ की प्रॉपर्टी होगी या गुण होगा तो वह होगा फिजिकल। और अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसको अगर आपने तोड़ा है या उसमें चेंज किया है, उसकी आइडेंटिटी को नष्ट किया है, तो उसकी प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। देखिए, आपको किसी पदार्थ के बारे में तो दो प्रकार से पता चलता है कि या तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है या एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। आज तक लगभग सभी स्टूडेंट जो है वो इस पर ध्यान ही नहीं देते कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। देखिए, आप कई सारे, जैसे मान लीजिए मतलब मैं यहाँ पे बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, मगर उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आप इसको डिवाइड कैसे कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप मतलब किसी अम्ल की अम्लता की बात करते हो, तो अम्ल तब पता चलता है कि वह अम्ल है या नहीं है जब वह H+ आयन देता है, यानी अपने बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये अम्लता जो है वह उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। मगर अम्ल जो है वो स्वाद में कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, उसकी गंध कैसी है, रंग कैसी है, ये क्या है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप थिक सेंस से लगा लेते हो, मतलब मतलब आपकी इंद्रियों द्वारा आप महसूस कर लेते हो। मगर ये जो है केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम अपने बॉडी के 5 अंगों द्वारा हम नहीं पहचान सकते। तो ये आपके दो प्रकार की हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी मैटर की। अब पहले बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि वह कैसे रिएक्ट करता है, कि हवा के साथ उसका व्यवहार क्या है, सबस्टेंस रिएक्शन कैसे करता है, हवा के साथ क्या है, उसके अम्ल के साथ व्यवहार क्या है, उसके बेस के साथ व्यवहार क्या है, पानी के साथ व्यवहार क्या है, या अदर केमिकल के साथ उसका क्या व्यवहार है। कोई पदार्थ किसी अन्य केमिकल के साथ क्या व्यवहार करता है, उसके साथ घुलता है, मिलता है, जुड़ता है, बंध बनाता है, या फिर अट्रैक्ट करता है, या अपने केमिकल के बॉन्ड को तोड़ता है, वो जो भी परिवर्तन करता है वह उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। वह उसका क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। यानी आप जैसे मानते हो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का रंग नहीं होता, गंध नहीं होती, यह क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मगर ऑक्सीजन गैस है, धातु के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है। अब ये ऑक्साइड बनाने का जो गुण है वो क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है।
अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। अगर कोई केमिकल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। Does the property depend on the amount of the substance? यानी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है कि नहीं करती है। आपने कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को ऐसे माना है कि वह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, और कई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो पदार्थ की मात्रा पर यानी अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस पर निर्भर नहीं करती। जो निर्भर करती है उनको हम कहते हैं एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव भार निर्भर गुण। जो मात्रा निर्भर गुण हो गया ये, और जो मात्रा विहीन गुण होता है जिस पर मात्रा पर निर्भर नहीं करता उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यह खुद की प्रॉपर्टी होती है, यह मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, यह मात्रा पर निर्भर करती है। तो दो प्रकार की मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव होती है और एक एक्सटेंसिव होती है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, यानी खुद की प्रॉपर्टी क्या है जो मात्रा पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लीजिए आप कोई मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, किसी पदार्थ की कलर की बात करें, तो कलर चाहे वह पदार्थ 100 ग्राम हो, चाहे 200 ग्राम हो, चाहे 1 किलो हो, चाहे 2 किलो हो, उसका कलर वो सेम रहता है। तो यह उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती, यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट इसी प्रकार, चाहे वह 10 ग्राम का मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे वह 1 किलो का मेल्टिंग पॉइंट हो, या कितना भी मेल्टिंग पॉइंट हो, मतलब कितने भी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट उसका एक अपना गुण है और इसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि उसकी मात्रा कितनी है। इसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट, इसी प्रकार डेंसिटी। तो ये सारे जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और अब चलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब? मान लीजिए कोई पदार्थ है, अभी हम और डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है उसकी मात्रा पर निर्भर करती है, तो मास का मतलब यदि वह जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ेगी उसका मास बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगी, मतलब पदार्थ की साइज भी बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो शेप भी चेंज होगी। तो ये जो सारे गुण है वो पदार्थ की क्या है? इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप दोबारा ध्यान दें, एक्सटेंसिव का मतलब डिपेंड ऑन द वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, और इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस है। तो ये दो प्रकार से हम इस पर ये काम कर सकते हैं, ये मतलब बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। आप फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करते हो, तो ये सारी चीजें हम जानने के लिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं अलाउ। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी हमें क्या क्या देती है और किस प्रकार से पता चलता है, तो हम पहले इसको देखते हैं। अलाउ अस द आइडेंटिफाई द सबस्टेंस विदाउट causing द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस। बिना किसी पदार्थ के कंपोजिशन में चेंज किए हुए अगर हम किसी पदार्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी पदार्थ को पहचान सकते हैं, तो वह उसकी क्या हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टी तो कंपोजिशन को चेंज कर देती है, मगर फिजिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन को चेंज किए बगैर ही हमें ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसकी स्टेट यानी अवस्था को हम बात करें, अवस्था उसकी लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, उसकी अवस्था को हम पहचान सकते हैं बिना किसी कंपोजिशन के। कलर को हम पहचान सकते हैं विजुअलाइजेशन के द्वारा, आंखों के द्वारा। तो हम इसकी मतलब इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लेस्टर मतलब चमक या उसकी ब्राइटनेस जो है वो कितना सुंदर है, कितना ब्राइटनेस दे रहा है, कितना चमक रहा है, तो वो इसकी हमें ऐसे ही देख सकते हैं बिना किसी कंपोजिशन चेंज के। और कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी का मतलब हो गया इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है, ये भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी में ही बात करेंगे। अब बात कंडक्टिविटी का मतलब हो गया यह विद्युत धारा को ट्रांसमिट करता है कि नहीं करता है, यह अपने में से गुजरने देता है कि नहीं गुजरने देता है, ये हो गई। और आ गया हो आपका आ गया मेलेबिलिटी, मतलब ये एनेबल है या नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है इसका। तो ये हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में सारे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर हम बात करें, आपसे एक क्वेश्चन करें, डू यू रिमेम्बर व्हाट द फिजिकल प्रॉपर्टी आर? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको वापस हम ले चलते हैं। कलर फिजिकल प्रॉपर्टी है, शेप फिजिकल प्रॉपर्टी है, मास फिजिकल प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्टेट ऑफ मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी है,
लेंथ किसी की हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय गुण उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। टेक्सचर फिजिकल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी डेंसिटी घनत्व घनत्व फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक था इंटेंसिटी प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिटी प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। इंटेंसिटी प्रॉपर्टी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, अब तक फिजिकल प्रॉपर्टी में सारी आती है। ये बोथ आर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब फिजिकल प्रॉपर्टी है तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है। इंटेंसिटी प्रॉपर्टी का मतलब हो गया पदार्थ को यदि आप उबालोगे नहीं, गर्म नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात है यह मात्रा पर निर्भर नहीं करता, मात्रा विहीन गुण है, मात्रा विहीन गुण है। तो कलर भी मात्रा विहीन है, टेम्परेचर भी है, लस्टर चमक जो है डायमंड की, चाहे डायमंड का एक छोटा सा कण ले ले या फिर बड़ा सा ले ले, तो वो इसकी क्या है, आपके इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब हो गया कठोर कितना है, ये पदार्थ कितना कठोर है, तो ये भी इस पर निर्भर करता है कि वह इंटेंसिव कितना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये पदार्थ की। अब बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम का मतलब कितना स्थान घेर रहा है, इसका आयतन कितना है। तो आयतन तो पदार्थ जितनी मात्रा में होगा पदार्थ पर निर्भर करेगा, तो पदार्थ जितनी मात्रा में होगा वह उतना ही ज्यादा स्थान घेरेगा, इसलिए यह उसकी क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई जो मात्रा पर निर्भर करती है। और मास का मतलब तो आप अपने आप ही समझ गए कि जितनी ज्यादा द्रव्यमान होगा पदार्थ की मात्रा होगी, मात्रा का मतलब अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा मास। अब हम बात करते हैं साइज पर, तो पदार्थ की जो साइज है वह अमाउंट पर निर्भर करती है, पार्टिकल की कणों की संख्या पर निर्भर करती है, और पार्टिकल की कणों की संख्या पर निर्भर करने के कारण से या मात्रा पर निर्भर करने के कारण से जो साइज जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करें वेट की, तो वेट मतलब पदार्थ के पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगी, मास ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, यह भी उसी बात पर निर्भर करती है। लेंथ की बात करें तो लेंथ भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो बेटे इतनी बात में आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। एक बार हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं दोबारा। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने सबको देख लिया है, अब केमिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, द डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू अंडरगोज द चेंज इन आइडेंटिटी। जब यह आइडेंटिटी चेंज करेगा उस समय उसके क्या गुण है, वह गुण हम केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। ए न्यू सब्सटेंस इज प्रोवाइडेड, मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, मतलब उसकी क्रियाशीलता क्या है, वह हवा से कितनी जल्दी क्रिया कर सकता है, वह अम्ल से कितनी क्रियाशीलता कर सकता है, तो वह रिएक्टिविटी जो होती है वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आप धातु के साथ दूसरी धातु रख देते हो तो काफी दिनों तक ये दोनों धातु की छड़ एक दूसरे के टच में रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मगर धातु जैसे मान लीजिए कॉपर धातु है और जिंक सल्फेट के विलयन में रख देते हो, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अपघटित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्टिविटी हो रही है और इस कारण से ये जो है वो अपघटित होते होते लास्ट में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर धातु के अंदर कोई आंतरिक परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन उसकी फिजिकल नहीं केमिकल प्रॉपर्टी में आता है और वह रिएक्टिविटी में आता है। एक होता है टॉक्सिक, कोई पदार्थ अम्लीय है या कोई पदार्थ जहरीला है मतलब विषैला है, तो टॉक्सिसिटी क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होती, ये केमिकल प्रॉपर्टी में काउंट होती है। एक हम कई बार कहते हैं पीएच, किसी पदार्थ की पीएच है, पीएच का मतलब अम्लीयता है या क्षारीयता है, वो अम्ल है या क्षार है या लवण है, ये किस प्रकार का कैरेक्टर है, वह ये जो सारा कैरेक्टर अम्ल क्षार और लवणीय गुण को हमें केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी भी इस प्रॉपर्टी में आती है, केमिकल प्रॉपर्टी में आती है। इसी प्रकार
टर्निशिंग भी इसी में आता है, और फर्मेंटिंग जो है वो भी इसी में आता है। फर्मेंटिंग का मतलब हो गया आपका जो केमिकल है वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, फर्मेंटिंग किस प्रकार से करता है। और ऑक्सीडाइजिंग, जैसे ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब है, यहाँ ऑक्सीकृत कैसे होता है, कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्या क्रिया करता है, तो फर्मेंटिंग है, टर्निंग है या ऑक्सीडेशन है, ये सारे जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है यह जो यौगिक है वो टूटेगा या उसके बंध टूटेंगे या उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था चेंज हो जाएगी। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी न होकर के केमिकल प्रॉपर्टी है। तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल। इन दोनों को हमें समझना होता है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में एक बार हम पिक्चराइज कर देते हैं, क्या है पिक्चराइज। देखिए टॉक्सिसिटी का मतलब आपका जहरीलापन हो गया कितना है। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मतलब है वो है कि इसके किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो किस प्रकार का है, उसमें कमी हुई है या वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। हीट ऑफ द कंबेशन मतलब कोई पदार्थ को जलाते हैं तो वह कितनी ऊष्मा देता है, यह भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर घुलता है या नहीं घुलता है। सोल्यूबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी वो इसी बात को दर्शाती है, जो एक केमिकल प्रॉपर्टी है। और एक होता है फ्लेमिबिलिटी का मतलब हो गया वह ज्वलनशीलता कैसी है, उसकी जलने की प्रवृत्ति कैसी है, वह जलता है तो उसकी फ्लेम कैसी आएगी। ये सारे जो प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी में आती है। हालांकि फ्लेम जो है उसका कलर अगर हम देखते हैं तो वो कलर फिजिकल प्रॉपर्टी है, मगर फ्लेमिंग का मतलब ज्वलनशीलता जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक एटम दूसरे कितने एटम से घिरा हुआ है, यहाँ पर एक एटम 3 एटम से घिरा हुआ है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और ये एटम जो है वो अंदर मतलब एटम परमाणु के मॉलिक्यूल्स के नहीं यौगिक की स्ट्रक्चर में निर्भर करता है, तो ये भी इसी में आता है। रिएक्टिविटी का मतलब हो गया कोई परमाणु आपस में बंध तोड़ता है या तोड़ेगा तो किस प्रकार से तोड़ेगा, तोड़ने की जो प्रवृत्ति है या इसकी इंटेंसिटी है, मतलब कितनी फास्ट तोड़ देता है, वह उसकी रिएक्टिविटी में आएगा। पॉसिबल केमिकल बॉन्डिंग मतलब कोई परमाणु एक परमाणु दूसरे परमाणु से कितनी आसानी से बंध बनाता है, वह उसका केमिकल बॉन्डिंग या यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में ही आएगा। एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन मतलब जब बंध बनता है तो बॉन्डिंग होने पर दो परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, अणु बनाते हैं। अणु बनाते समय यह कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तो एक मोल बॉन्ड का निर्माण होता है, तो हम उसे एक मोल एंथैल्पी एक जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हमारा किस में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। बेटे इससे ज्यादा इसको हम प्रैक्टिकल करके या फिर बार बार में रिहर्सल करके या यूज करेंगे बार बार में, कौन केमिकल प्रॉपर्टी है कौन फिजिकल प्रॉपर्टी है, तब हमें समझ में आएगा। तो आज से हमारा एक दायित्व बनता है क्या, कि जब भी हम किसी केमिकल को टच करते हैं या केमिकल को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं, तो पहले हम उसके कलर के बारे में, उसके गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। और हम बार बार में ट्राई करते हैं सर ये इसका जो गुण है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है, तो बार बार में इसको ट्राई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। देखिए कोई भी पदार्थ है उसका गुण होता है, उसको मेजर किया जाता है, और मेजर करेंगे तो हमें मेजरमेंट के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है, और ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करती है। और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट जो यूनिट है मात्रक पद्धति है, एसआई यूनिट मात्रक पद्धति है। एसआई मात्रक पद्धति का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। ये फ्रांस में इंटरनेशनल लेवल पर रखी गई है, एक मतलब एक नींव रखी गई है। ये फ्रांस की एक मतलब टेक्निक है, फ्रांस में इसे लॉन्च किया गया था और अभी पूरे विश्व में इसी को लागू किया जाता है। इससे पहले क्या प्रॉब्लम थी वो मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं। देखिए कोई जमाने में जब इंटरनेशनल यूनियन नहीं थी या यूनिट नहीं थी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट की नहीं थी,
उस समय क्या प्रॉब्लम थी कि एक देश में 1 किलो को 1 किलो कहते हैं, मगर वही 1 किलो का जो भार है वो दूसरे देश में 1.5 किलो या 2 किलो या 5 किलो भी हो सकता था। ये श्योर नहीं था क्योंकि उनका मात्रक अलग अलग था। तो जब एक देश से दूसरे देश में सामग्री को लाया गया, ले जाया गया, तो उसकी फिजिकल मेजरमेंट में काफी अंतर आता था। तो यहाँ वो भ्रांतियां होती थी, यहाँ पर बहुत सारे विवाद होते थे, और विवाद को समाप्त करने के लिए नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस यूनिट पद्धति का आवश्यकता होने लगा। और इस आवश्यकता को रिमूव करने के लिए पूरे विश्व ने एक यूनिट बनाई जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, और यह यूनिट अब पूरे विश्व में मापी जाती है। अब देखिए, इस यूनिट के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी में आधारभूत क्वांटिटी यानी 7 बेसिक क्वांटिटी को यहाँ पर मेजर किया गया है। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है, और जो बेसिक क्वांटिटी होती है उसको हम किसी आधारभूत तरीके से मापते हैं, जैसे मास को मापते हैं, लेंथ को मापते हैं। तो ये सूर्य एक ऐसे मतलब अनचेंजेबल मेजरमेंट को हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लाइट को मापते हैं, तो लेंथ को मापते हैं, तो लेंथ है सूर्य के प्रकाश द्वारा सेकंड भर में कितनी दूरी तय की जाती है, या कितने सेकंड में कितनी दूरी तय की जाती है। इसी प्रकार टाइमिंग का मतलब हो गया कोई वाइब्रेशन कितना होता है, तो एक स्टेबल रीजन लेकर के हम इसको मापते हैं। सबसे देखिए, इसको अगर हम अंदर जाएंगे, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया तो काफी हमें टाइम लग जाएगा, तो हम शॉर्टली ले लेते हैं। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी में 7 क्वांटिटी होती है। पहला है मास। मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोमीटर में मापते हैं, यूनिट जो है उसका किलोमीटर कहलाता है, और इसका जो सिंबल है यूनिट का वह केजी है। इसी प्रकार लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में। मीटर को हम एम से दर्शाते हैं। टाइम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, और सेकंड जो है वो एस से दर्शाते हैं। टेम्परेचर को मापते हैं केल्विन में, केल्विन को के से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट को हम दर्शाते हैं एम्पियर में, एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको हम मोल में मापते हैं। ये देखिए, ये मास है, ये द्रव्यमान है, ये मात्रा है, दोनों में अंतर है। ये भार है, ये द्रव्यमान है, और यहां पर मोल है मात्रा। अमाउंट ऑफ द मात्रा और मास में दोनों में अंतर है। देखिए, यहाँ पर पार्टिकल की संख्या है, ये एन जो है वो पार्टिकल की संख्या है, इसको हम मोल से लिखते हैं। और ल्यूमिनेसेंसी या लुमिनस इंटेंसिटी जो है, मतलब प्रकाशीय तीव्रता को अगर हम मापे तो कैंडेला में मापते हैं, और कैंडेला को सीडी में लिखते हैं। तो ये 7 यूनिट मापी जाती है। 7 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को हमें बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसको हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वैसे हम इस पॉइंट को है ना 5th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, और आज तक हमें याद नहीं है, तो कुछ भी याद नहीं होगा। नेक्स्ट, हम इन फिजिकल क्वांटिटी 7 जो बेसिक क्वांटिटी है, उन क्वांटिटी के आधार पर हम कई सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, या ड्राइव्ड या सम कॉमन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये कई सारे यूनिट हो सकते हैं, कई सारे मात्रक हो सकते हैं, कई सारे मतलब ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, देखिए एक बार, जो हमारे पास कई सारे जो मेजरमेंट है उनमें कई सारे फिजिकल क्वांटिटी हम बार बार में काम में लेते हैं, उनमें कॉमन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। एरिया, पहला हमने क्या ले लिया, एरिया। एरिया का मतलब हो गया, क्या होगा, एरिया हमें मीटर स्क्वायर में लेते हैं या फिर किस में मापेंगे, लंबाई गुणा लंबाई। तो लंबाई गुणा लंबाई का मतलब हो गया लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर, जिसको हम लेंथ को भी किस में मापते हैं, मीटर में, तो इसको हम मापते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये लेंथ गुणा लेंथ हो गया, तो लेंथ स्क्वायर हो गया, इसलिए आप इसे क्या कहोगे, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, दूसरा लेते हैं वॉल्यूम। ये लेंथ गुणा लेंथ होता है, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, इसलिए आप इसे लेंथ क्यू कहोगे। और लेंथ क्यू कहोगे तो आप इसका क्या बोलोगे, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर जो है वो m3 m की घात 3 या m की घात m3 हम इसको बोलेंगे। डेंसिटी क्या होती है, तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम, इकाई या वॉल्यूम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मास को किलोग्राम में मापते हैं, ये हमें पता है, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के किसको में मापते हैं,
क्यूबिक मीटर में मापते हैं, अभी अभी मैंने लिखा है यहाँ पर क्यूबिक मीटर, तो ये क्या आ गया किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, हम या पर क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं, या किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यू या -3 की घात हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारी एक डेंसिटी की यूनिट बन जाएगी, सिंबल यूनिट हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी की। वेलोसिटी का मतलब हो गया डेंसिटी। वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया? वेलोसिटी का मतलब हो गया घनत्व। घनत्व होता है वेलोसिटी का मतलब। वेलोसिटी का मतलब हो गया वेग। वेग का क्या मतलब है? डेंसिटी, डिस्टेंस अपॉन यूनिट टाइम, मतलब दूरी बटा समय। वेग क्या होता है? दूरी बटा समय। वेलोसिटी क्या होती है? डेंसिटी, डिस्टेंस अपॉन यूनिट। डिस्टेंस अपॉन यूनिट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? वेलोसिटी। और वेलोसिटी डिस्टेंस को हम मापते हैं मीटर में, और जो टाइम है उसको हम मापते हैं सेकंड में, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, ये आपके वेलोसिटी आ जाएगी। एसेलरेशन, एसेलरेशन का मतलब हो गया त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण है स्पीड चेंज अपॉन द यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितनी स्पीड चेंज हो रही है वह उसकी क्या हो गई? एसेलरेशन। मतलब ये हो गया कि वेग में परिवर्तन बटा दर, या वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? एसेलरेशन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड चेंज अपॉन यूनिट टाइम। तो मतलब स्पीड को हम मापते हैं मीटर पर सेकंड में, और अपॉन टाइम, टाइम का मतलब हो गया आपको वापस टाइम लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर इनवर्स क्यू स्क्वायर -2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके हो जाएगा मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। फोर्स, अपना सक्स पॉइंट हम ले रहे हैं फोर्स। फोर्स का क्या मतलब है? फोर्स मतलब, फोर्स क्या होता है? बल। बल होता है, तो बल होता है मास गुणा एक्सेलरेशन, मास गुणा एक्सेलरेशन, और इसको हम न्यूटन में मापते हैं। और न्यूटन जो होता है वो एक न्यूटन यानी एन को हम न्यूटन कहते हैं, और न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम प्रेशर की बात करें। 7th पॉइंट आपका हो गया प्रेशर। प्रेशर का मतलब हो गया दाब। दाब को हम कहते हैं, दाब क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा बल बटा क्या हो गया? यूनिट एरिया। दाब क्या हो जाएगा? बल गुणा बल बटा क्या हो जाएगा? प्रेशर। देखिए किसको कहेंगे? प्रेशर। प्रेशर का मतलब हो गया दाब, और दाब का मतलब हो गया फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। तो इसको हम पास्कल में मापते हैं, और पास्कल का मतलब हो गया, पास्कल का बराबर होता है यूनिट मीटर प्रति मीटर क्यूब, और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम यहाँ पर पास्कल कह रहे हैं। और इसका मात्रक इस प्रकार से किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स का स्क्वायर हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ कॉमन जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आती है मेजरमेंट के प्रीफिक्स। देखिए अगर मान लीजिए आप मेजरमेंट करते हो, तो मेजरमेंट में कई सारी ऐसी क्वांटिटी आती है जिसके बारे में इनकी संख्या को बढ़ाना या घटाना पड़ता है। मोस्टली हम जिसको मेजरमेंट कह रहे थे वो यहां से शुरू होता है। यहां से कैसे? आपने जो भी मेजरमेंट किया वो यूनिट में किया और इकाई मात्रा में किया। अगर बहुत ज्यादा मात्रा होती है तो हम क्या करते हैं? उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, और संख्या को जैसे मान लिया किलोग्राम, मतलब मीटर, मिलीलीटर, या मतलब इनकी संख्या को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो इनको क्या है? हम प्रीफिक्स से, सिंबल से दर्शाते हैं। और प्रीफिक्स क्या क्या होता है वो हम देख रहे हैं। अगर मान लीजिए डेका होता है, मतलब 10 अगर होता है तो हम 1 इंटू 10⁻1 कहेंगे, उसको हम डेका कहेंगे। डेका मतलब 10 जिसको हम कहेंगे। और 100 का मतलब होता है हेक्टो। हेक्टो जो प्रीफिक्स काम में लेते हैं वो एच के लिए लेते हैं, जिसको हम 100 कहते हैं, और इसको हम 1 इंटू 10⁻2 के रूप में दर्शा सकते हैं। किलो, किलो को बार बार में 1000 के रूप में दर्शाते हैं। के इसका जो है सिंबल है वो 1000, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। इसी प्रकार मेगा को हम मिलियन बताते हैं, और मिलियन का मतलब हो गया, मिलियन का मतलब हो गया कितना हो गया? ये 1 इंटू 1,000,000। ओके, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 6। 1 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। गीगा, गीगा को हम जी द्वारा दर्शाते हैं, बिलियन, और इसका हो गया 10 की पावर 9। और टेरा, टेरा शब्द जो है वो ट्रिलियन के लिए दर्शाते हैं, ट्रिलियन का मतलब हो गया 10 की पावर 12।
तो ये हमें याद रखना पड़ेगा बार बार में। आजकल लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे इन पे लिखते हैं और सीधा सा लिखते हैं कि क्या लिखते हैं 6.1 के वीवर। वीवर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया के सिंबल लिया। ये सिंबल कहां से है, ये किलो से है। किलो का मतलब क्या हो गया 6.1 हजार, गुणा करते हजार से इसको, तो इसका मतलब ये हो गया 6100, यानी 6100 इसके वीवर बन गए। तो ये आप रोज काम में लेते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर किसी को नहीं पता है तो इसको हमें हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये जो पॉइंट है वो हम बार बार में इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी कम होती है तो हम इसमें पॉइंटों में दर्शाते हैं, और पॉइंटों में दर्शाते हैं तो इसमें 1/10 को हम कैसे दर्शाएंगे, 1/10 को हम दर्शाएंगे डेसी। डेसी को हम डी द्वारा दर्शाते हैं, जिसको हम टेंथ कहते हैं। टेंथ का मतलब 10वां भाग, 1/10वां भाग। 1/10वें भाग को हम 0.1 भी लिख सकते हैं या 10 की घात -1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार सेंटी, सेंटी का मतलब हो गया सी, और सी को हम हंड्रेथ कहते हैं। हंड्रेथ का मतलब है 1/100वां भाग, 1/100वां भाग। तो 100वें भाग को हम 0.01 कहेंगे और इसकी घात लगा देंगे, 10 की पावर कितनी हो जाएगी -2। इसी प्रकार मिली, मिली का मतलब हो गया थाउजेंड, थाउजेंड का मतलब हजारवां भाग। इसी प्रकार माइक्रो, माइक्रो का मतलब हो गया मिलियंथ, मिलियंथ का मतलब हो गया 1/10 की घात 6, या 10 की पावर कितनी आ जाएगी -6 आ जाएगी। नैनो का मतलब आ गया एन, एन का मतलब हो गया 10 की पावर -9। और पिको, पिको का मतलब हो गया ट्रिलियंथ, ट्रिलियंथ का मतलब जो आपने ऊपर घात लगाई थी, बढ़ाई थी, वो माइनस में करनी है तो बट्टे में जानी है, तो इसलिए 10 की घात -12 को हम क्या कहेंगे पिको, और ट्रिलियंथ कहते हैं। और फेम्टो का मतलब हो गया क्वाड्रिलिनोथ। तो इसको हम क्या कहेंगे 10 की घात -से कहेंगे फेम्टो। फेम्टो का मतलब होता है एफ्थ। तो ये या वर्ड नहीं याद रहे तो आपको ये सिंबल याद रखने हैं, एक तो ये सिंबल याद रखने हैं और एक ये घात याद रखनी है। तो आपको कैसे भी याद रखना है, इनको याद रखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बनते ही हैं इसे। मोस्टली यहाँ पर नैनो तक अपनी बात चलती रहती है, नैनो तक अपनी बात रहती है, और यहाँ तक गीगा, मेगा, मेगा तक तो लगभग अपनी बातें यहाँ फ्रैक्चुएशन में होती है। तो आप इसको चाहे कैसे भी रटो, अगर मान लीजिए 10 की घात होती है तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगो, है ना, डेका, हेक्टो, किलो, मेगो। डेका मतलब याद रखना है, डेका का मतलब है 10, हेक्टा का मतलब है 100, किलो का मतलब है 1000, मेगा का मतलब है कितना हो जाएगा 100,000 है, नहीं 1000 का 1000 है, ठीक है। कैसे भी याद रखो, मुझे नहीं पता। मेगा का मतलब 10 की घात -10 की घात 6 होती है। तो इधर हम नीचे चले तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, कैसे भी याद रखो, इनको याद रखना है और आपका काम है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, कुछ कन्वर्जन की बात करते हैं। कुछ मात्रा तक यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो आपस में कन्वर्ज होती है। कैसे कैसे याद करेंगे, कैसे कैसे ध्यान में रखेंगे। लेंथ, लेंथ को हम मील में मापते हैं। 1 मील का मतलब होता है 1760 यार्ड। यार्ड का मतलब होता है, यार्ड क्या होता है, यार्ड, 1 यार्ड का मतलब होता है 3 फीट। 3 फीट को हम क्या कहते हैं 1 यार्ड, और 1760 यार्ड का मतलब होता है 1 मील। और 1 फुट का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पर 3 फीट की बात कर रहे हैं, 1 फुट का क्या मतलब होता है 12 इंच, और 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर। और आप इसके अलावा ये तो सारे रिलेटेड है जो आप मापते हो। हमारे परमाणु के मतलब जो जानकारी है उसमें अगर आप लेंथ को मापोगे तो अंगस्ट्रोम में मापोगे। 1 अंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर, और इसको अगर आप सेंटीमीटर में बोलते हो तो 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। ये आपकी लेंथ हो गई जो आपको मेजरमेंट के लिए चाहिए। तो देखिए ये यार्ड वगैरह तो सारा फिजिकल है, बहुत दूरी मापने के लिए काम में आता है। हमारे यहाँ पर जो काम आएगा वो ये आएगा, ठीक है। इसके अलावा नैनोमीटर, पिकोमीटर वगैरह वगैरह जो भी है वो इसमें शामिल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मास। मास का मतलब हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को मापते हैं टन में। 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। कितना होता है 1000 केजी। और एक क्विंटल को हम क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल का मतलब हो गया 100 केजी, ये आप सब जानते हो। 1 केजी को मतलब पाउंड में अगर मापे तो 2.20
205, अगर 2.205 हम पाउंड से कहते हैं केजी में, और 1 kg को वैसे हम 100 ग्राम भी बोलते हैं। 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम बोलते हैं 1 kg को। 1 kg को हम क्या बोलते हैं? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 मिलीग्राम होता है। तो मिलीग्राम को mg हम सीधा कहते हैं। और 1 मिलीग्राम में कितना मतलब और होता है, तो उसको हम यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो पॉइंटों में पढ़ेंगे। तो हमारे मिलीग्राम से यहाँ पर शुरू होती है। तो ये वेट हो गया। मगर केमिस्ट्री में वेट को हम मोस्टली एएमयू में मापते हैं। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये अपनी केमिस्ट्री की एक मेजरमेंट पद्धति है जो एटम के भार को मापती है। और एएमयू में जो होता है वो हमें याद रखना है 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम होता है। कितना होता है? -24 ग्राम होता है। बेटे इस पॉइंट को तो आप अच्छी तरह से याद रखना। एक एएमयू बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इस पॉइंट को याद रखना, ये बार बार आपके मेजरमेंट में काम आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? देखिए वॉल्यूम सर आयतन, अरे मीनिंग नहीं पूछा। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम को हम लंबाई में मापते हैं। किस में मापते हैं? लंबाई में मापते हैं। और आपको अभी भी बताया था वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। किस में होता है? मीटर क्यूब में, या एल गुणा एल होता है। तो इसका मतलब ये लंबाई में मापा जाता है, तो एल क्यू आएगा, ये लंबाई में मापा जाएगा। तो ये होता क्या है? तो आप जिसे 1 लीटर कहते हो उसको हम कहते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। कितना कहते हैं? 1 डेसीमीटर क्यूब। और ये 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 10 की घात -3 मीटर क्यूब आएगा। और अगर हम मीटर क्यूब को और अगर सेंटीमीटर में मापे तो 10 की घात 3 सेमी क्यूब बोल सकते हैं, जिसको हम 10 की घात 3 ml भी कह सकते हैं। सेमी क्यूब का मतलब हो गया ml। तो एक सेमी क्यूब क्या होता है वो अभी बताता हूं। और 10 की घात 3 जो है वो आ जाएगा सेमी क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, आप इसको बोल सकते हो। तो ये कहां से आया, ये कहां से लिया गया, ये मेजरमेंट कहां से लिया गया? तो हम इसको एक चित्र में देखते हैं। हमारे पास एक बॉक्स दिखाई दे रहा है बड़ा वाला। इस बॉक्स को आपने क्या ले लिया? 1 मीटर लंबाई ले ली, 1 मीटर चौड़ाई ले ली और 1 मीटर आपने ऊंचाई ले ली। ये जो एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स का जो आयतन है वो है एम क्यूब। ये एम क्यूब का मतलब हो गया 1000 डीएम क्यूब। हम जानते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए 1 डीएम क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। तो ये 10,000 लीटर हो गया, सॉरी 1000 लीटर हो गया, 1000 लीटर हो गया। कितना हो गया? 1000 लीटर हो गया। भाई 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 1000 डीएम क्यूब बराबर हो गया 1000 डीएम क्यूब बराबर हो गया 1000 लीटर। तो ये 1000 लीटर हो गया। अब आप क्या करते हो? इस बॉक्स को यदि 10 खांचों में डिवाइड कर देते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खांचों में डिवाइड कर देते हो इक्वल में। तो ये जो एक घन बनता है, इस घन को हम बाहर ले लेते हैं। इस घन को हमने बाहर ले लिया, ये हो गया 1 डीएम इंटू 1 डीएम इंटू 1 डीएम, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो गई? 1 डीएम क्यूब। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 डीएम क्यूब। ये जो है वो 1 लीटर को दर्शाता है। कितने को दर्शाता है? 1 लीटर को। यहाँ देखिए 1 डीएम क्यूब बराबर 1 लीटर। और आप इस घन को भी वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खांचों में डिवाइड कर देते हो। तो इसके प्रत्येक खांचों से बनने वाला एक जो घन बनता है वह 1 सेमी क्यूब बनता है। कितना बनेगा? वह 1 सेमी क्यूब बनता है। तो इसका मतलब 1 लीटर में कितने घन सेमी होते हैं? 1000 घन सेमी होते हैं। 1 लीटर में कितने घन सेमी होते हैं? देखो ये यहाँ पर घन सेमी मैंने लिखे है, 1000 घन सेमी होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसको और देखें तो 1 सेमी में कितने, मतलब 1 सेमी में मिलीमीटर कितना होता है? तो 1 मिलीमीटर होता है 1 सेमी। तो 1 सेमी में कितना मिलीमीटर होता है? 1 सेमी स्क्वायर बराबर 1 मिलीलीटर होता है। तो 1 सेमी क्यूब का मतलब होता है 1 मिलीलीटर। तो अब देखिए 1 मिलीलीटर का मतलब होगा इसका एक कॉर्नर। इसमें कितने घन बने हुए हैं? इस प्रत्येक घन में से एक घन को हम कहें
तो वह 1 मिलीलीटर है। और ये टोटल जो घनों की संख्या है वो आपकी हो गई 1000 सेमी क्यूब हो गई, मतलब 1000 मिलीलीटर हो गई, जिसको आप क्या कहते हो, 1 लीटर कहते हो। तो इस प्रकार से आपकी लीटर यूनिट जो है वो वॉल्यूम जो है लीटर जो मतलब मीटर द्वारा मापी जाती है वॉल्यूम को, यानी लीटर को। ओके, तो इसको आप बार बार में ट्राई नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी की। एनर्जी को हम कई प्रकार से मापते हैं, जैसे एनर्जी को हम कैलोरी में मापते हैं। एक कैलोरी क्या होती है, एक कैलोरी को हमें ध्यान में रखना है बेटे, इसको याद रखना है। एक कैलोरी का मतलब होता है 4.184 जूल्स। जूल्स जो है उसको लगभग मोस्टली हम 4.2 जूल कहते हैं, 2 जूल कहते हैं, है। ठीक है, एक जूल का मतलब क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। और एक जो है एनर्जी उसको हम लीटर एटमॉस्फेयर में भी मापते हैं, जिसको शॉर्ट में कहते हैं लीटर एटीएम। लीटर एटमॉस्फेयर यानी इसका मतलब होता है 101.3 जूल का मतलब होता है 1 लीटर एटमॉस्फेयर। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एनर्जी को मापा जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये होता है 1.602 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो ये आपकी एनर्जी की मात्रक है, जिसको हमें अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए ये फिक्स है, मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जैसे भी है आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो आपको ये समझाने के लिए कि ये यूनिट होती है, इनको हमें कंठस्थ करना है। देखिए बेसिक कंसेप्ट में हमें इनकी आवश्यकता होती है। याद नहीं होता, हो जाएगा, बार बार में ट्राई करेंगे तब होगा बेटे, एक दिन में नहीं होगा। आप इनका यूज ही नहीं करोगे। देखिए मेरे पास खूब सारे सामग्री है, अगर मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मुझे इन सामग्रियों के नाम भी पता नहीं होंगे। और अगर मैं इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा तो मुझे हर एक सामग्री का नाम याद हो जाएगा। तो ट्राई अगेन फॉर्मूला है, जितनी बार इसको यूज करोगे उतनी बार ज्यादा याद होने की संभावना है। प्रेशर, प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में मापते हैं, एटीएम जिसको कहते हैं। इसको एटीएम को हम यहाँ पर 760 टॉर्क कहते हैं, टॉर्क। और 760 टॉर्क को हम क्या कहते हैं, 760 mmHg, जो मतलब प्रेशर को मापा जाता है mmHg में। और ये जो होता है mmHg वो है 76 सेमी ऑफ Hg, यानी सेमी क्यूब, ये आपका हो गया क्यूबिक मीटर ऑफ द Hg। आप मरकरी से आप माप सकते हो। और अगर हम पास्कल में कहें तो पास्कल का मतलब हो गया 1.103 इंटू 10⁵ पास्कल क्या होता है, एक एटीएम होता है, एक एटीएम। और इसको हम एक एटीएम को हम इसी प्रकार भी कह सकते हैं, एटीएम को हम न्यूटन मीटर में भी कह सकते हैं। 1.103 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये प्रेशर होता है। तो ये एनर्जी कन्वर्जन है, एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, किसी एक राशि को दूसरी राशि में, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है।